हाय दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार यादव है और मैं आपके बीच एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा बैक आती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको 90% न्यूमेरिकल मिलेगा। मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको थ्योरी देगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 2 नंबर पूछेगा, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है वो लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो आप इसमें ये करिए कि अगर आप ये सोचते होंगे कि इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में पढ़ के निकाल लें तो संभव नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और न्यूमेरिकल क्या खोजता है? प्रैक्टिस खोजता है। अगर आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आप न्यूमेरिकल को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इस सब्जेक्ट का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा मानना ये है कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर न्यूमेरिकल बीच में कहीं फंस भी जा रहा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, इसका छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट का जो हम स्टडी करते हैं, और इसी के बेस से जो भी हमारा न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होने वाला है। तो आप इसे ध्यान से देखें और पढ़ें। बाकी जो भी न्यूमेरिकल है मैं पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा। इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी टॉपिक हैं मैं सब क्लियर करूंगा, और जितने भी न्यूमेरिकल है फुल्ली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक, अब बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है वो रिव्यू ऑफ द 2 डायमेंशंस फोर्स सिस्टम है, जिसमें से छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से पहला फोर्स व्हाट इज़ द फोर्स? फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स एक ऐसा फोर्स किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस में स्पीड और डायरेक्शंस को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे क्या करते हैं? फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये मेरा एक सब्सटेंस हो गया, ठीक। और इस सब्सटेंस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या करता है? स्पीड को चेंज करने की कोशिश करता है या डायरेक्शंस को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का जो फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब फोर्स इक्वल टू जो फार्मूला होता है हम देख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है M×A, जहाँ पे F तो फोर्स हो गया, M क्या हो गया? मास हो गया, और ये एक्सीलरेशन हो गया। आगे देखते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि कोई डाउट ना हो टॉपिक में। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फोर्स का, जिसमें से पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शंस, तीसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, एंड फोर्थ होता है लाइन ऑफ एक्शन। मैग्नीट्यूड हम उसे कहते हैं, जैसे हम ये फोर्स हो गया मेरा, ठीक। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये फोर्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक। जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड, ये फोर्स जो है इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एंड डायरेक्शंस क्या होता है? फोर्स किसी एंगल पे, अगर किसी पॉइंट पे किसी एंगल पे लग रहा है तो एक्स एक्सिस से ये जितने एंगल पे लग रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक। और लाइन ऑफ एक्शंस हम उसे कहते हैं, ये कोई फोर्स है, ठीक, ये फोर्स है। इस फोर्स को हम आगे पीछे स्ट्रेट बढ़ाएं तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लाइन ऑफ एक्शंस कहते हैं। अगर हमें ये बोल दे कि कोई, खैर हम उसका आगे टॉपिक का डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी में है कि अगर कोई
ये लाइन हो गया, ठीक, ये फोर्स हो गया अपना, एफ फोर्स हो गया, और ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मोमेंट इक्वल टू होगा क्या, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि मोमेंट इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकालें, इसके लिए हमें लाइन ऑफ एक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइन ऑफ एक्शन इसका ड्रॉ करेंगे आगे पीछे, लाइन ऑफ एक्शंस ड्रॉ करके अब यहाँ से हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता कितना है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बने, पॉइंट के पॉइंट से अगर कोई लाइन मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन डी हो गया, ये डिस्टेंस डी हो गया, और ये एफ हो गया। तो मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी। यही हमारा, यहीं पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहीं पे हमें लाइन ऑफ एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये देखिए और समझिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम मेनली दो प्रकार का, इसका 2 टाइप्स होता है। पहला कोप्लेनर, दूसरा नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस होती हैं एक सेम प्लेन में हो, जितने भी फोर्सेस हैं एक सेम प्लेन में हो, उसे हम कोप्लेनर कहते हैं। और नॉन कोप्लेनर जितने भी फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन में नहीं हो, अलग अलग प्लेन में हो, उसे क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर कहते हैं। जैसे सेम प्लेन का मतलब कि जैसे ये मेरा पेज हो गया, तो जितने फोर्सेस लग रही हैं इसी प्लेन पे लग रही हैं, किसी अदर साइड नहीं लग रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर कहते हैं। जैसे ये क्यूब हो गया, क्यूब पे जितनी फोर्सेस लग रही है ये फेस पे, एक ही फेस पे लग रही है, उसे क्या कहते हैं, कोप्लेनर कहते हैं। अगर इस फेस पे लगे, फिर साइड वाला में लगे, फिर बैक साइड में लगे, उसे क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर कहते हैं। अब कोप्लेनर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, नॉन लीनियर, सॉरी पहला क्या होता है, कोलिनियर फोर्सेस। दूसरा क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्सेस। और तीसरा पैरेलल फोर्स। और फोर्थ क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स एंड नॉन पैरेलल फोर्स, ठीक। और इसमें क्या होता है, नॉन कोप्लेनर 3 टाइप्स होता है इसका, जिसमें से पहला क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स एंड नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस, ठीक। तो हम इसका लाइन बाय लाइन जो भी इस टॉपिक है उसका डिस्कस करते हैं। देखिए कोप्लेनर फोर्सेस, जैसे मैं आपको बताया कि कोप्लेनर फोर्सेस किसे कहते हैं। कोप्लेनर फोर्स वो होता है कि किसी एक प्लेन में जितने भी फोर्सेस हैं किसी एक प्लेन में लगे, उसे क्या कहते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस दैट लाइक इन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। क्लियर हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसका 4 टाइप्स में, जिसमें पहला क्या था, कोलिनियर फोर्सेस था। कोलिनियर फोर्सेस में मैंने क्या बताया, कोलिनियर फोर्सेस ये फोर्सेस होता है जिसका कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होता है। जितने भी फोर्सेस होते हैं उनके कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। कॉमन लाइन ऑफ एक्शंस मतलब जो भी हम आपको पहले बताएं कि लाइन ऑफ एक्शंस किसी फोर्स को आगे या पीछे ड्रॉ करना, हमें क्या लाइन ऑफ एक्शंस कहलाता है। तो देखिए आप, जितने फोर्सेस होता है एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शंस में है। अगर इसका भी आप लाइन ऑफ एक्शंस ड्रॉ करें, इसका भी ड्रॉ करें, इसका भी ड्रॉ करें, तो एक कॉमन लाइन ही मिलेगा। उसी को क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्स कहते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसा फोर्स होता है जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका वो एक पॉइंट पे आके मिले। जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन से एक पॉइंट पे मिले, एक प्लेन में मिले। क्योंकि ये क्या है, ये कोप्लेनर के टाइप्स हैं। कोप्लेनर के टाइप्स में होता क्या है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं एक ही प्लेन में लगेगा। इसीलिए आप कॉन्करेंट फोर्सेस में होता क्या है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो एक पॉइंट पर आके वेरी करे, एक पॉइंट पर आके मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने फोर्सेस हो, अगर उसका लाइन ऑफ एक्शंस एक पॉइंट पर आके मिले और एक प्लेन में हो, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट एट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट इन सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस हैं, पहली बात तो एक प्लेन में होगी, ठीक, क्योंकि ये कोप्लेनर फोर्सेस का टाइप्स है, तो एक प्लेन में होगी। दूसरी, ये जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शंस एक दूसरे के पैरेलल होगा, दैट इज द कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। वो सेम लिखा गया है इसमें। पैरेलल फोर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 and more फोर्सेस, यानी ये पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल होगा अगर एक से दो से ज़्यादा हो या दो हो तभी पैरेलल हो सकता है, सिंगल तो पैरेलल होगा नहीं। तो वही है, पैरेलल फोर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 and more फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज द कॉल्ड पैरेलल फोर्स। जितनी फोर्सेस हो ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, उसे क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। नॉन कोकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस। कोकरेंट तो आपको पता है, पैरेलल भी पता है, यहाँ पे नॉन लग गया यानी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जितने भी फोर्सेस है, कोकरेंट में क्या होता है कि एक पॉइंट पे वेरी करना चाहिए उसका लाइन ऑफ एक्शंस। अब पैरेलल में होता है क्या कि जो भी फोर्सेस हैं उनका जब लाइन ऑफ एक्शंस ड्रॉ करें तो हमें क्या पैरेलल मिले, तो यहाँ पे ना कि एक पॉइंट पे मिलेगा ना ही फोर्स पैरेलल होगा, उसी को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स बोलते हैं। सेम चीज़ इसमें लिखा गया है, when the line of actions of all the forces do not pass through a single point and all forces are not parallel to each other, that is called non coherent and non parallel forces। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है, अगला हमारा पॉइंट है, ये ख़त्म हो गया, ठीक। इसमें जो आपको ये नहीं लिखा गया है, नॉन पैरेलल के जो टाइप्स हैं वो नहीं लिखे हैं। तो नॉन पैरेलल में होता क्या है कि ये पैरेलल तो होगा नहीं, आप इसी में से देख के लिख सकते हैं, इसी में से आप देख के इसका बना सकते हैं। आप जितना अपने से सोच के लिखेगा, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो दिखाया, जो ये बोला है वही आप लिखे। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, आप उस टॉपिक अपने अनुसार से उसे डिफाइन कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही आप लिखें, ठीक। तो नॉन कोप्लेनर में क्या हो जाएगा कि जितने फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन पर वेरी नहीं करती है, उसे नॉन कोप्लेनर हो गया पहला। और दूसरा क्या आएगा, कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स में ये जो डायग्राम आपका है, कॉन्करेंट फोर्स में ये कॉन्करेंट फोर्स, इसमें जो भी फोर्सेस हैं वो अलग अलग, जो भी फोर्सेस हैं वो इस प्लेन में भी लग रही हैं, अलग प्लेन पे भी लगेगी। जितनी फोर्सेस हैं वो अलग अलग प्लेन में लगेंगी, उसका लाइन ऑफ एक्शंस एक ही पॉइंट पर होगा, यहाँ पे भी लगे या अलग भी प्लेन पर लगे, उसका पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शंस एक ही पॉइंट पर वेरी करता है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं नॉन कोप्लेनर के लिए। आईसी का डिफिनेशन ये हो जाएगा, नॉन कोकरेंट एंड नॉन पैरेलल। नॉन कोकरेंट नॉन पैरेलल में क्या होगा कि ये जैसे देख सकते हैं, पैरेलल छूट गया ना, पैरेलल में होता है क्या, देखिए आप यहाँ पे वो डायग्राम बना दिया हूँ जो नॉन कोप्लेनर का डायग्राम है। जो भी फोर्सेस हैं पैरेलल तो हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अलग अलग प्लेन में है, दैट इज द कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, ठीक। सेम यही होगा, इसमें एक सब्सटेंस बनाएंगे, जैसे ये हो गया, इसका जो यहाँ पे फोर्स लगा दें, यहाँ पे सब जगह पे फोर्स लगा दें, अगर इसी प्लेन पे इस पे भी फोर्स लगाएंगे, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शंस एक पॉइंट पर नहीं मिलता हो, इसका भी लाइन ऑफ एक्शंस एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा, अलग अलग प्लेन में होगा, उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस सिस्टम। लाइक फोर्सेस सिस्टम किसे कहते हैं, लाइक फोर्सेस सिस्टम उस फोर्स को कहेंगे जो फोर्सेस एक दूसरे का पैरेलल होगा एंड उसका जो डायरेक्शंस होगा वो सेम होगा, उसी को क्या कहते हैं, लाइक फोर्स कहते हैं, लाइक फोर्स सिस्टम कहते हैं। जैसे देखिए आप, ये जो जितने भी फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4, ये एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक, एक दूसरे का पैरेलल है। इसका जो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन सबका डाउनवर्ड डायरेक्शन है,
यानी सबका डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, यानी नीचे की तरफ सबका डायरेक्शन है। उसे क्या कहते हैं? लाइक फोर्स सिस्टम कहते हैं। और अनलाइक फोर्स सिस्टम में क्या होता है? अनलाइक फोर्स सिस्टम हम उसे कहते हैं जो फोर्सेस पैरेलल तो होगी, एक दूसरे का पैरेलल होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होगा। पैरेलल होगी एक दूसरे के, जितने भी फोर्सेस हैं एक दूसरे का पैरेलल होगी, लेकिन उसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी F1 F2 F3 F4 फोर्स लगा है, लेकिन 3 फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड में है और एक का क्या है? अपर साइड में है। ठीक, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये 2 नंबर में आपको पूछेगा एग्जाम हॉल में। ठीक, लेकिन आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, और आगे का क्वेश्चन जो भी है सब इसी पे बेस है। आप छोटे छोटे टॉपिक स्किप करके आगे ना बढ़ें, वरना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक, अब टेंसाइल फोर्स कैसे कहते हैं? आप ये जितने भी टॉपिक हैं, आप फर्स्ट ईयर में से जितने भी टॉपिक हैं फर्स्ट ईयर में से पढ़े भी हैं, आपको बस ओवरव्यू यहाँ पे दी जा रही है। ओवरव्यू क्या, डीप में ही पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपको फिर से रिमेम्बर याद हो जाए, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ आपको दिक्कत ना हो। टेंसाइल फोर्स कहते हैं। टेंसाइल फोर्स हम उसे कहते हैं जैसे कि ये पेन हो गया। ठीक, ये पेंसिल हो गई। पेंसिल को दोनों साइड से पकड़ के हम इसे खींचते हैं, दोनों साइड से पकड़ के खींचते हैं, तो इसमें क्या होता है? टेंशन उत्पन्न होता है। इसी को क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स कहते हैं। दोनों से पकड़ के सेम फोर्स सेम एक्सल डायरेक्शंस में अगर हम इसे करें, पुल करें, उसे क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जिससे इसका जो लेंथ होता है वो इंक्रीज होगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ये हुआ ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसे बोलते हैं। ठीक, इसका जो एरिया है उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। अगर इसे हम काट दें यहाँ से, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिर नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, यही फेस बनेगा। ठीक, ये जो है फेस यही बनेगा, इधर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यदि हम इसे पकड़ के दोनों साइड से पुल करते हैं, दोनों साइड से पुल करने से इसका क्या होगा? लेंथ में इंक्रीज होगा। लेंथ में इंक्रीज होने के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा पतला भी होता जाएगा। पतला होगा यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टेंसाइल फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स इन विच subjected to two equal force and opposite pull forces, two equal and opposite pull forces, यानी 2 फोर्स लगेंगे जो कि इक्वल होगा एक दूसरे के। F1 और F1 दोनों साइड F1 ही लगेगा जो कि इक्वल होगा। F1 और F2 लगा सकते हैं, P1 P2 लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का जो फोर्स होगा वो इक्वल होना चाहिए और एक्सियल डायरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे हो गया, ये नहीं, एक्सियल मतलब कि यहाँ पे सेंटर में लग रहा है तो ये भी सेंटर में ही लगेगा दूसरे साइड। ये ना कि यहाँ पे इस कर्नर पे लग रहा है, यहाँ एक इस कर्नर पे लग गया इस वाले, तो सेंट्रल एक्सियल फोर्स नहीं कहलाता है। ठीक, तो आप वही चीज़ लिखा गया है इसमें, पुल फोर्सेस ड्यू टू द टेंसाइल फोर्सेस। टेंसाइल फोर्सेस का मतलब लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इतना लेंथ पहले इसका लेंथ L था, पुल करने के बाद इसका डेल्टा L आगे बढ़ गया, डेल्टा L लेंथ में इंक्रीज हो गया, यानी टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ आपका हो जाएगा L प्लस डेल L। ठीक, कोई डाउट? इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। टेंसाइल फोर्स। आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस बिल्कुल टेंसाइल फोर्सेस जैसा ही है। इसमें क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्सेस में देखिए, इसमें जब दोनों साइड से हम पुल करते थे सेम फोर्स सेम एक्सियल डायरेक्शन में, इसमें क्या करेंगे? दोनों साइड से हम पुश करेंगे, दोनों साइड से पुश करेंगे। पुश करने से क्या होगा? इसके लेंथ में डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा एंड क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा। जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं दोनों साइड से, हम इसे दाबते हैं, तो क्या होता है? लेंथ कम होता है। लेंथ कम होने के साथ साथ वो थोड़ा सा मोटापा बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे रबड़ हो गया, रबड़ को हम जैसे ये मान लीजिए आप रबड़, ठीक, ये दोनों साइड से पुल कर रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसका लेंथ जो डिक्रीज हो रहा है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इंक्रीज हो रहा है। सेम चीज़ है इसमें, वही चीज़ इसमें लिखा गया है। कंप्रेसिव फोर्स
इज द टाइप ऑफ फोर्स इन विच सब्जेक्ट टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्स, मतलब दोनों इक्वल फोर्स होनी चाहिए लेकिन दोनों साइड से फोर्स पुश कर रहा है ना कि पुल कर रहा है। पुश फोर्स दैट इज द कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्सेस। इसमें क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ क्या होता है डिक्रीज होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है, उसे क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। आगे ना टॉपिक मोमेंट। मोमेंट में जैसे आपको पीछे बताया था लाइन ऑफ एक्शंस के टाइम, ठीक, लाइन ऑफ एक्शंस पे आपको हम डिस्कस किए थे मोमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, यहाँ पे आपको डीपली में करेंगे। जो फोर्स के कारण जो भी उसमें टर्निंग होती है, सब जैसे ये फोर्स हो गया, फोर्स के कारण पॉइंट के अकॉर्डिंग सब्सटेंस में जो भी टर्निंग होता है उसी को मोमेंट कहते हैं, ठीक। मोमेंट ये क्या होता है, मोमेंट ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेटेड। जैसे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये सब्सटेंस है फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस सब्सटेंस में जितने भी चेंजेज हो रही हैं उसी को क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। मोमेंट इक्वल टू होता क्या है, मोमेंट ऑफ द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशंस। इस रोटेशंस के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है उसका और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे जो वेयर एम क्या है, मोमेंट ऑफ द फोर्स हो गया, ये क्या है फोर्स हो गया, डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। मैंने आपको पीछे ही बताया था ये जो मोमेंट है ना, ये आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मोमेंट में, क्यों आपकी जितने भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं इस सब में मोमेंट निकालना पड़ेगा आपको। अधिकतम क्वेश्चन में से मोमेंट निकलेगा। अब मोमेंट निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये फोर्स दे रखा है, ठीक, अगर यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम लाइन ऑफ एक्शंस आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब यहाँ से बिल्कुल सीधे यहाँ पे एंगल पे लगाएंगे यहाँ की 90 डिग्री का कोण बनता हो, ठीक, 90 डिग्री कोण बनेगा। अब यहाँ से हो जाएगा, जो मोमेंट निकालेंगे अब निकलेगा मोमेंट इसका। यहाँ पे जो फोर्स हमें F1 लगा है वो F1 इंटू यहाँ पे जो कैपिटल डी, तो F1 इंटू कैपिटल डी, मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इंटू कैपिटल डी, दैट इज द कॉल्ड मोमेंट। इसी को मोमेंट कहते हैं, ठीक। आप इसे कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होगी। मेरा तो पूरा कोशिश है कि न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। चलिए एक लास्ट टॉपिक एक देख लेते हैं, कपल्स के बाद चलिए कपल्स देख लेते हैं। कपल का मतलब समझ सकते हैं, आपको माइंड में चल रहा होगा। कपल मतलब होता क्या है, यहाँ पे सिंगल नहीं होगा। अगर हम फोर्स का बात करें, बॉडीज का बात करें तो बॉडी भी सिंगल नहीं होती है। कपल मतलब होता है कि दो बॉडी होनी चाहिए, ठीक, बॉडी दो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना कि बॉडी की बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो है, फोर्स सिंगल फोर्स लगेगा नहीं, पहली बात। कपल में क्या होगा, फोर्स दो लगेगा, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी। उसमें ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे का पैरेलल होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये जो कपल्स होता है ये बॉडी को रोटेशंस कराने की कोशिश करेगी। जब मान लीजिए हम इस पे ये सब्सटेंस है, ठीक, ये कोई सब्सटेंस है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कैसा है कि एक दूसरे का पैरेलल हो गया, ठीक, पैरेलल होने के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, मतलब ऐसे लगेगा, ठीक। तो अगर ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रही है, बॉडी को रोटेट करा रही है, इसी को कपल कहते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे ये
डी हो गया, ये कोई सब्सटेंस हो गया, एक नीचे फोर्स F1 लग गया, ऊपर भी F लग गया। दोनों को डायरेक्शंस क्या है, एक अपवर्ड है एक का डाउनवर्ड है। ये बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेगी। ठीक, उसी को क्या कहते हैं,